फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने वीक एसिड का पीएच निकालना सीखा था। वीक एसिड मोनोप्रोटिक लिया था। मोनोप्रोटिक वीक एसिड वो एसिड होता है जो सिर्फ एक H+ निकालता है, लेकिन हमारे पास में ऐसे भी एसिड्स प्रेजेंट हैं जो एक से ज्यादा H+ निकालते हैं। ऐसे एसिड्स को हम पॉलीप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम उन्हीं पॉलीप्रोटिक एसिड्स का पीएच निकालना सीखेंगे। तो पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड्स लिबरेट मोर देन वन H+, liberate more than one H+। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर छोड़ दें, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सारे पॉलीप्रोटिक एसिड वीक होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सारे पॉलीप्रोटिक एसिड वीक होते हैं, एक्सेप्ट सल्फ्यूरिक एसिड, अदर पॉलीप्रोटिक एसिड्स आर वीक इन नेचर। वीक होते हैं। वीक होते हैं मतलब वो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप डिसोशिएट होते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिसोशिएट होते हैं। तो पहला डिसोशिएशन होगा, एक H+ निकलेगा, एनायन बनेगा, फिर उस एनायन से फिर से डिसोशिएशन होगा, दूसरा H+ निकलेगा, फर्दर एनायन बनेगा, फिर उस एनायन से फर्दर H+ निकाला जा सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स सक्सेसिवली एक के बाद एक H+ लिबरेट होते रहते हैं, एनायन फॉर्म होते रहते हैं। दे लिबरेट H+ in successive आयोनाइजेशन। जैसे हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये टूटेगा, बनाएगा H+ और H2PO4-। ये हो गया इसका फर्स्ट डिसोसिएशन। H3PO4 H+ बनाएगा, H2PO4- निकालेगा, ये होगा इसका फर्स्ट डिसोसिएशन। तो पहले डिसोसिएशन में जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे Ka1। दिस इज Ka1। K is equilibrium constant, A is acid, 1 stands for first dissociation। उसके बाद ये एनायन फर्दर डिसोशिएट होगा और बनाएगा अगला H+ एंड HPO4-। इस केस में
इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा Ka2। Ka is equilibrium constant for acid and 2 stands for second dissociation, दूसरे डिसोसिएशन के लिए। फिर HPO4 2 माइनस फर्दर डिसोशिएट होगा, बनाएगा H प्लस एंड PO4 3 माइनस। अब ये तीसरे स्टेप में डिसोशिएट हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा Ka3। इट इज थर्ड डिसोशिएशन। सो हमारा एसिड, वीक एसिड सक्सेसिव यानी कि स्टेप बाय स्टेप डिसोशिएट होता चला जा रहा है और H प्लस निकालता जा रहा है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की बात कि ये पहले स्टेप में सबसे ज्यादा H प्लस निकालेगा, दूसरे स्टेप में और तीसरे स्टेप में बहुत कम H प्लस निकालेगा। क्यों? क्योंकि इसका पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा, दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट उससे कम होगा, तीसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे कम होगा। मतलब Ka1 is greater than Ka2 is greater than Ka3। ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझिए कि जब ये पहली बार डिसोशिएट हो रहा है तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से H प्लस निकाल रहा है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से H प्लस निकाल रहा है। जब दूसरी बार डिसोशिएट होने की बारी आई तो एक एनायन में से H प्लस निकल रहा है, तब एक एनायन में से H प्लस निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, निगेटिव चार्ज आयन में से पॉजिटिव चार्ज आयन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा। इसलिए तुम्हारा जो दूसरा डिसोसिएशन होगा वो पहले के कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। और थर्ड डिसोसिएशन की अगर बात करेंगे तो तीसरा तो और भी थोड़ा सा होने वाला है, क्योंकि यहां पर हमारे पास में दो निगेटिव आयन है, आयन पर डबल निगेटिव चार्ज है। अब उससे पॉजिटिव चार्ज निकालना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3। और हम ये कहते हैं कि H प्लस ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट डिसोसिएशन is very much greater than H plus obtained in second dissociation is very much greater than H plus obtained in third dissociation। मतलब पहले डिसोसिएशन में जो H प्लस निकलेगा वो सबसे ज्यादा होगा, दूसरे डिसोसिएशन में H प्लस उससे कम निकलेगा, तीसरे में और कम H प्लस लिबरेट होगा। अब अगली चीज, ये कहानी है फ्रेंड्स ट्राइप्रोटिक एसिड की। अब हम बात करते हैं डाइप्रोटिक एसिड। जैसे हमने एक ले लिया H2S, तो H2S 2H प्लस निकालेगा पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट में, ये निकालेगा H प्लस एंड बनेगा HS माइनस। तो H2S टूटा H प्लस में और HS माइनस में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा Ka1। Ka1 कहलाएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट डिसोसिएशन। उसके बाद फ्रेंड्स सेकेंड स्टेप में HS माइनस टूटेगा और बनाएगा H प्लस एंड HS2 माइनस, सॉरी S2 माइनस सल्फाइड आयन बनाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड डिसोसिएशन। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा Ka2
हमें मालूम है Ka1 की वैल्यू Ka2 से ज्यादा होगी। K1 इज ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर देन K2। और अगली चीज कि जितना भी H प्लस निकलेगा हम ये एज्यूम करके चलेंगे वो सारा का सारा H प्लस फर्स्ट डिसोसिएशन से ही निकल रहा है। ऑल H plus is obtained from first dissociation अगली चीज, इस H2S का ओवरऑल डिसोसिएशन हम क्या लिखेंगे, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो ओवरऑल डिसोसिएशन होगा H2S रिवर्सिबल 2H प्लस सल्फाइड आयन। अब फ्रेंड्स ओवरऑल डिसोसिएशन का कांस्टेंट क्या कहलाएगा। अब इस रिएक्शन को गौर से देखिए, H2S रिवर्सिबल 2H प्लस सल्फाइड आयन। इस रिएक्शन को इन दो रिएक्शन से एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश कीजिए तो इन दो से जब इसको निकालेंगे तो हमें साफ दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करने पर ये रिएक्शन आ रहा है। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने पर ये रिएक्शन आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड करने पर ये रिएक्शन आ रहा है। तो जब रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो याद करिएगा कि हमने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था कि रिएक्शंस को ऐड करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई होता है। तो मतलब इसका जो ओवरऑल डिसोसिएशन होगा उसका कांस्टेंट K इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2। K1 और Ka2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके ओवरऑल डिसोसिएशन का कांस्टेंट आ जाएगा। अब जैसे इसका H3PO4 तीन स्टेप में टूट रहा है, H प्लस दे रहा है। अब इसका अगर हम ओवरऑल डिसोसिएशन लिखते हैं तो इसका ओवरऑल डिसोसिएशन हो जाएगा H3PO4 रिवर्सिबल 3H प्लस फॉस्फेट आयन। अब इसका अगर हमें ओवरऑल डिसोसिएशन का कांस्टेंट कैलकुलेट करना है K, तो गौर से देखिएगा इसको निकालने के लिए हमें ये तीन इक्वेशंस ऐड करने पड़ रहे हैं। इसको निकालने के लिए हमें ये तीन इक्वेशंस ऐड करने पड़ रहे हैं और अगर इक्वेशंस हम ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का क्या होगा फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस कंडीशन में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट विल बी Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ओवरऑल डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब भी हम वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलाएंगे तो याद रखिएगा वीक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
और स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब है वीक एसिड के डिसोसिएशन में एक इक्विलिब्रियम आएगा और स्ट्रॉन्ग एसिड इरिवर्सिबल तरीके से डिसोशिएट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिसोशिएट irreversibly and weak acid will attain equilibrium। वीक एसिड में एक इक्विलिब्रियम आएगा और वीक एसिड का इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ से कॉमन आयन इफेक्ट से अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड बाय कॉमन आयन effect given by strong acid। इस क्वेश्चन लेकर के हम इसको डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आई हैव मिक्सचर ऑफ 0.1 molar HCl and 0.2 molar acetic acid जिसका Ka 2 × 10⁻⁵। इस सॉल्यूशन को हम एनालाइज करते हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है 0.1 मोलर और एक वीक एसिड है एसिटिक एसिड 0.2 मोलर। तो अब हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि HCl पूरी तरह से इरिवर्सिबल तरीके से डिसोशिएट होगा H+ में और Cl- में। ये 0.1 मोलर है तो H+ बनेगा 0.1 मोलर। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड की। ये रिवर्सिबल तरीके से टूटेगा CH3CO- और H+ में। इसका कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है। माना कि ये X मोल पर लीटर डिसोशिएट हो रहा है, ये X मोल पर लीटर डिसोशिएट होगा तो ये X मोल पर लीटर फॉर्म होगा और H+ भी X मोल पर लीटर फॉर्म होगा इसके डिसोशिएशन से। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास में सेम सॉल्यूशन में H+ दो जगह से निकल रहा है, एक HCl के डिसोसिएशन से 0.1 मोल पर लीटर और दूसरा एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन से X मोल पर लीटर। तो हमारा जो टोटल H+ है वो काउंट होगा X + 0.1 मोल पर लीटर।
तो यहां पर अब हम इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि Ka फॉर दिस एसिड इज इक्वल टू concentration of acetate ion into concentration of H plus ion divided by concentration of acetic acid solution. अब यहां पर हम वैल्यू रखते हैं। K की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 0.1। H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन हमको यहां पर पुट करनी पड़ेगी डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस एक्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक खतरनाक वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब या तो हमारे सामने एक रास्ता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम खोलें और सॉल्व करें, और दूसरा तरीका इंटेलिजेंस का है। हम देखते हैं कि Ka की वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब है कि ये एसिड हमारा कम टूटेगा। Ka की वैल्यू कम है मतलब ये एसिड हमारा कम टूटेगा, और एसिड हमारा कम टूटेगा तो x की वैल्यू बहुत छोटी होगी। x की वैल्यू बहुत छोटी होगी, और x की वैल्यू अगर बहुत छोटी हुई तो x प्लस 0.1 की वैल्यू x में 0.1 अगर ऐड कर दो तो x प्लस 0.1 की वैल्यू लगभग 0.1 के इक्वल ही रहने वाली है। और सिमिलरली 0.2 माइनस एक्स की वैल्यू, x हमारा बहुत छोटा है तो 0.2 माइनस एक्स की वैल्यू लगभग 0.2 के बराबर रहने वाली है। अब ये वैल्यूज उठा करके यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू x इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 का क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 × 10⁻⁵, इट इज 4 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो फ्रेंड्स गौर से देखिएगा, इस पूरे सर्किट में, इस पूरे क्वेश्चन में HCl ने H प्लस दिए हैं 0.1 मोल पर लीटर, और एसिटिक एसिड ने टूटने पे H प्लस दिए हैं X, और X की वैल्यू आ रही है 4 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस डोमिनेट कर रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा कि टोटल H प्लस कितने हैं तो टोटल H प्लस आप कहोगे राउंड ऑफ 0.1 ही है। क्यों? क्योंकि 0.1 मोल पर लीटर H प्लस किसने दिए है? HCl ने दिए। और HCl क्या है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम ध्यान से देखिएगा कि अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड कंपैरेबल कंसंट्रेशन में है तो उस कंडीशन में जो H प्लस आप काउंट करोगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड के ही काउंट कर लेना। वीक एसिड के H प्लस को आप निगलेक्ट कर देना, क्योंकि वीक एसिड हमारा बहुत ही कम H प्लस निकालेगा, जिसको कि स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस के सामने हम आसानी से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर हम pH हमसे पूछा जाएगा तो pH कितना होगा? pH इज माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है भाई? 0.1 निकाला HCl ने और इसने निकाला 4 × 10⁻⁵,
4 इंटू 10⁻⁵ को 0.1 के सामने निगलेक्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.1, तो इट विल बी 1। तो pH ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी 1। अब फ्रेंड्स आते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कैलकुलेट pH of 2 into 10⁻⁴ molar H3X, assuming first dissociation is 100%, second to be 50%, and third to be negligible। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में गौर से देखिएगा कि हमारा जो एसिड है H3X, ये 3 बार H+ निकालेगा, H+ H2X माइनस। हमसे कहा जा रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁴ है और ये 100% डिसोशिएट हो रहा है। 100% डिसोशिएट हो रहा है मतलब ये इरिवर्सिबल तरीके से H+ दे रहा है, 2 इंटू 10⁻⁴। तो जितना H+ ये पहले डिसोशिएशन में निकालेगा उतनी ही कंसंट्रेशन H2X की भी होगी, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁴। फिर H2X माइनस रिवर्सिबल तरीके से टूटेगा H+ में और HX2 माइनस में। इसकी कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁴ है, ये 50% टूट रहा है बच्चों, 50% यानी आधा टूट रहा है। आधा टूटेगा मतलब 1 इंटू 10⁻⁴ टूटेगा। तो जितना ये टूटेगा उतना ही तो H+ बनेगा, क्योंकि इसके 1 मोल से 1 मोल H+ और 1 मोल HX2 माइनस बन रहा है। तो ये डिसोशिएट होगा 1 इंटू 10⁻⁴ में और HX2 माइनस बनेगा 1 इंटू 10⁻⁴। फर्दर HX2 माइनस टूटेगा H+ में और HX3 माइनस में। कहा जा रहा है कि ये नेग्लिजिबल टूट रहा है, तो यहां पर H+ हम मानेंगे कि नहीं निकल रहे हैं, H+ हमारे नहीं निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए टोटल H+ कहां कहां से निकल रहा है। H+ निकल रहा है पहले डिसोसिएशन से, H+ निकल रहा है दूसरे डिसोसिएशन से, तीसरे डिसोसिएशन से H+ नहीं निकल रहा है। तो मतलब टोटल H+ हो जाएगा, पहले डिसोसिएशन से निकल रहा है 2 इंटू 10⁻⁴, दूसरे डिसोसिएशन से निकल रहा है 1 इंटू 10⁻⁴, तो टोटल H+ हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴। टोटल H+ हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴। pH माइनस लॉग H+ होता है, तो pH विल बी माइनस लॉग 3 इंटू 10⁻⁴, दैट इज 4 माइनस 0.48, इट इज 3.52। तो pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 3.52। फ्रेंड्स जैसे हम
पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए काम करते हैं, वैसे ही हम पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के लिए भी काम कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का मतलब है वो बेस जो एक से ज्यादा OH माइनस निकालता है। तो एक बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है उसका। क्वेश्चन इज 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन is 50% ionized. Calculate pH of the solution. तो गौर से देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटता है तो Ca2 प्लस बनेगा और 2 OH माइनस बनेगा। अब इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है, ये 50% आयोनाइज हो रहा है, मतलब माइनस 0.2 का 50%, यानी कि 0.1, ये डिसोशिएट हो रहा है 0.1। तो फ्रेंड्स, जितना ये डिसोशिएट होगा उतना Ca2 प्लस बनेगा और उसका डबल बनेगा OH माइनस, उसका डबल बनेगा OH माइनस। तो ये डिसोशिएट हो रहा है 0.1, तो OH माइनस बनेगा 0.1 इंटू 2, दैट इज 0.2 मोल पर लीटर। OH माइनस बनेगा 0.2 मोल पर लीटर। तो फ्रेंड्स, POH की वैल्यू, क्योंकि बेस है, pH हम डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, हम पहले निकालते हैं POH। तो POH विल बी माइनस लॉग 0.2, दैट विल बी 0.7। तो इसका pH हो जाएगा 14 माइनस 0.7, दैट विल बी 13.3। तो इस तरह से हमने एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के लिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक वीक बेस के लिए करते हैं। हमारे पास एक वीक बेस है और उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका pH या दूसरे एस्पेक्ट्स। तो क्वेश्चन है, वी हैव 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैलकुलेट, इसका Kb गिवन है 10⁻⁻⁵। अब मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इसका अल्फा, इसमें OH माइनस की कंसंट्रेशन और इस सॉल्यूशन का pH। हमें इतनी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से वीक एसिड या वीक बेस का जो अल्फा होता है वो √K/C के इक्वल होता है। ये एक वीक बेस है, तो वीक बेस का अल्फा विल बी √KB/C। तो ये KB/C के इक्वल होगा। KB की वैल्यू 10⁻⁵, C की वैल्यू 0.1 डालते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻²। अल्फा इज 10⁻⁻²। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का एक हिस्सा तो हमने सॉल्व कर लिया। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज 10⁻⁻²।
अब निकालते हैं OH माइनस की कंसंट्रेशन। सो OH माइनस की कंसंट्रेशन विल इक्वल टू C इंटू अल्फा। हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में देखा था, कि OH माइनस की कंसंट्रेशन C इंटू अल्फा के इक्वल होती है। तो C की वैल्यू है 0.1 और अल्फा की वैल्यू है 10 टू पावर माइनस 2, सो इट विल बी ओवरऑल 10 टू द पावर माइनस 3। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो अब OH माइनस की कंसंट्रेशन से pH निकालने के लिए हमें पहले POH निकालना हो। सो POH ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 3, दैट इज 3। सो pH of this solution will be 14 minus POH, so 14 minus 3 that will be 11। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं और हमने देख लिया है कि किस तरह से एक वीक बेस के लिए भी हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को वैसे ही लगा सकते हैं जैसे कि हम वीक एसिड के लिए अप्लाई करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पॉलीप्रोटिक एसिड देखे, हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर देखा और हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखी जिसमें हमने इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन किया हुआ है। तो आई होप सो आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही और एक्साइटिंग वीडियो के लिए आगे हम आपसे फिर आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।